तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सेशन, जिसमें हम पिछले कुछ टॉपिकों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें हम क्वेश्चनों को देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन है, सभी टॉपिक उसमें कवर होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। आज के लिए पहला क्वेश्चन ये है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है पहला, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एक करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइड्स बिटवीन टू ब्रांचेज इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंसेज 8 ओम 12 ओम रेस्पेक्टिवली, द करंट इन ईच ब्रांच। मतलब एक हमारा 16 एम्पियर का सोर्स है, करंट सोर्स, जो 8 और 12 ओम के जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं उनमें करंट डिवाइड करनी है। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। तो मैं थोड़ा छोटा सा सर्किट बना देता हूँ इसका। इस क्वेश्चन का मतलब है ये, सिक्सटीन एम्पियर का ये करंट सोर्स है, 8 ओम 12 ओम। तो इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट बतानी है हमको। तो हमने पढ़ा था करंट डिवीजन रूल, हमने पढ़ा था करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से क्या होता है देखते हैं। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है, जब इस वाली ब्रांच में करंट निकालेंगे I2, तो क्या करेंगे, I2 इजिकल टू इससे सामने वाली रेजिस्टेंस टोटल करंट, इससे सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल करंट उससे अपोजिट वाला ब्रांच वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 16 इंटू 18 अपॉन 20, 4 से काटा 4 बार, 40 से काटा 5 बार, 32 अपॉन 5, ये हो गया 6.4 एम्पियर। I2 कितना हो गया, 6.2 एम्पियर। ऐसे I1 निकालेंगे, I1 इजिकल टू टोटल करंट इसमें लगाना है, तो इससे अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। 16 इंटू 12 इंटू 20, 4 बार, 4 से 5 बार, 48 डिवाइड 5, ये आ गया 9.6। कितना आ गया, 9.66। तो हमारा कैसे देखेंगे, I बराबर है 16 बराबर क्या होना चाहिए, 16 बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2। कितना होना चाहिए, I1 प्लस I2। तो देखते हैं 6.4 प्लस 9.6 कितना आ गया, 16। इसका मतलब हमारा दोनों आंसर सही हैं। तो आपने देखा मैंने ये करंट डिवीजन रूल का यूज किया यहाँ पर। करंट डिवीजन रूल में पहले एक ब्रांच को करंट निकालने के उसके अपोजिट वाली ब्रांच को का रेजिस्टेंस लेते हैं, टोटल करंट इंटू डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, एक बार पढ़ के बताता हूँ। एक कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 13 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.006 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में दिया है जो हमारा 50 डिग्री पर R एट 50 डिग्री इक्वल टू दे रखा है 13 ओम, यानी RT या R2 इक्वल टू दे रखा है 13 ओम। इसे RT मान सकते हैं हम, यानी किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा से डिनोट करते हैं, ये दे रखा है 0.006 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ये मात्रक यूनिट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, मैं बता चुका हूँ आपको। तो रेजिस्टेंस पूछा है R0, यानी 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पूछा है। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस पर ताप के प्रभाव में बताया था कि जो हमारा फार्मूला होता है, ये बताया था R2 या RT इजिकल टू R0 1 प्लस एल्फा टी, 1 प्लस एल्फा टी। तो यहाँ से ये हमसे पूछा है, तो RT कितना 13 ओम
R2 1 प्लस एल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 0.006 इंटू टी टेम्परेचर है तो कितना 15, तो 13 इजकल टू R0 1 प्लस 1 जीरो तो 0.06 इंटू 5, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.3 R0 बराबर हो जाएगा 13/1.3, पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो R0 इजकल टू हो जाएगा 10 ओम। R0 कितना हो गया 10 ओम। तो आज मैं थोड़े सिंपल ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपके थोड़ा कंसेप्ट मजबूत हो जाए। तो एक कॉइल है, उसका जो रेजिस्टेंस है 13 ओम है, कितने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर 13 ओम है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है 0.06, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हमें पता करना है। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, ये वाला RT को R0 1 प्लस एल्फा टी, ये टेम्परेचर है। आपको समझ में आया होगा, आप एक बार और देख सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिए हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एक एक करके मैं इनका सॉल्यूशन आपको इस तरफ समझाऊंगा, तो आप देखना। तो पहला क्वेश्चन आपके अगला 2 करा दिए मैंने क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, KCL पर है, ये KCL पर सॉल्यूशन इसका मैं देखता कराता हूँ क्या है। ये एक नोड है, 2 एम्पीयर करंट ये आ रही है, 2 एम्पीयर ये आ रही है, तो कितनी चली जाएगी 4 एम्पीयर की। इसमें ये आई पूछा है, यहाँ पर ये आई पूछा है कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो 4 एम्पीयर करंट ये जा रही है, 4 एम्पीयर करंट जा रही है, 4 में से 1 एम्पीयर की यहाँ निकल गई, 1 एम्पीयर की यहाँ निकल गई, और 3 एम्पीयर की इधर निकल गई, 4 हो गई पूरी। इधर आ रही है 3 एम्पीयर की, इधर आ रही है ये 3 एम्पीयर करंट, इधर ये नोड आ गया, इस नोड से एक करंट इधर गई है, एक करंट इधर गई है, तो 3 एम्पीयर में से 1.3 इधर चली गई, तो 3 माइनस 1.3 कितना बचा 1.7, तो कितना बचा ये 1.7 एम्पीयर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई 1.7। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेंस रेजिस्टेंस, मतलब ये है इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस को बता रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन रेजिस्टेंस को बता रहा है। तो दे अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज, यानी वह जो वोल्टेज को अचानक बदल देता है वो रेजिस्टेंस होता है। अगला ऑप्शन है, दे एक्ट एज ए स्टोरेज डिवाइस, यानी रेजिस्टेंस कोई ऐसी डिवाइस है जो स्टोरेज किसी एनर्जी को स्टोर करती हो। तीसरा ऑप्शन, दे कैन डिसिपेट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पावर, यानी रेजिस्टेंस एक ऐसी डिवाइस है जो पावर को डेसिपेट करती है, मतलब एनर्जी को रिलीज करती हो। तो जो वोल्टेज सडन चेंज करता है, जो वोल्टेज में सडन चेंज करता है वो होता है कैपेसिटर, वोल्टेज को सडन चेंज करता है कैपेसिटर। स्टोरेज डिवाइस होती है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, LNC, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है एनर्जी को रिलीज करता है, हीट की फॉर्म में, हीट की रूप में एनर्जी को डिसिपेट करता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हुआ सही, यहाँ पर ऑप्शन हुआ तीसरा वाला, यानी रेजिस्टर डिसिपेट करता है एनर्जी को, और वोल्टेज को सडन चेंज करता है कैपेसिटर, और स्टोरेज डिवाइस होते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर। आपकी समझ में आया होगा। और वोल्टेज को सडन चेंज करता है कैपेसिटर, और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करता है करंट, इंडक्टर करंट को सडन चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन मैं इसको रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 15 एम्पीयर करंट निकाल रहा है, कितने वोल्टेज पर? 110 वोल्टेज पर। इफ द वोल्टेज इन रिड्यूस टू 95, अगर वोल्टेज को 95 वोल्टेज तक कम कर दिया जाए, वोल्टेज को 95 वोल्टेज तक कम कर दिया जाए तो करंट क्या होगी? तो करंट क्या होगी? तो देखते हैं, हमारा फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक हीटर एक ही है, वोल्टेज पहले 110 थे, अब 95 हो गए, तो रेजिस्टेंस तो सेम होगा क्योंकि हीटर को नहीं बदला है। तो फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो पहली कंडीशन के लिए ये मान लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, तो R बराबर होगा V1 अपॉन I1। ऐसे ही दूसरी कंडीशन के लिए R बराबर हो जाएगा V2 अपॉन I2, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, इसलिए V1 अपॉन I1 इक्वल टू V2 अपॉन I2। दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल रख दिया, तो V1 कितना है? 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, करंट कितनी हो रही है? 15 एम्पीयर की, वोल्टेज रिड्यूस कर दिया 95 वोल्ट, तब करंट पूछा है I2। तो यहाँ से निकालते हैं, I2 हो जाएगा I2 इक्वल टू 15 इंटू 95 अपॉन 110। तो इसको काटते हैं, 5 से काटा 99, 5 से काटा 5 टू 10, तो ये हो गया 15 इंटू 19 अपॉन 22। 19 5 जा 95, 19 1 जा 19, 19 1 जा 19 और 9 28 अपॉन 22। डिवाइड कर देंगे, करंट निकल आएगी। डिवाइड करके देखते हैं, 22 1 जा 22, 6 बचे, 23 जा 2 पॉइंट, ये आ जाएगा 12। तो ये आएगा लगभग 12.7। कितना आएगा? 12.7। देखते हैं एम्पियर। कैलकुलेट कर लेना आप कितना आ रहा है। मुझे ये दिखाना था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है, तब क्या होगा? रेजिस्टेंस सेम कंडीशन में दोनों समान हो जाएंगे, तब ये करंट निकालना। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतनी हार्ड कैलकुलेशन है नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इफ 750 माइक्रो एम्पियर की करंट है, 750 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लोइंग थ्रू जा 11 किलो ओम, यानी 11 किलो ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? तो वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, यानी आई दे रखी है। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, माइक्रो एम्पियर V इक्वल टू R दे रखा है 11 किलो ओम। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है, इसमें एक माइक्रो एम्पियर और किलो ओम है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए। तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई कितना है? माइक्रो एम्पियर इंटू 11 किलो ओम। 750 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। कर देंगे कैलकुलेशन। 10 20 30 4 5 5 इंटू 10 की पावर -6, ये 4 हो गया पूरा, एक ये हो गया, तो 5 -6, 7 इंटू 10 की पावर -1,
यानी 7.5 वोल्ट। ये कितना आ गया 7.5 वोल्ट। सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इसे रफ कर रहा हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए रजिस्टर इज कनेक्ट अक्रॉस 50 वोल्ट सोर्स, यानी कोई रेजिस्टेंस है वो 50 वोल्ट की सोर्स से कनेक्ट है। द करंट इन द रेजिस्टेंस इज कलर कोड, यानी कोई रेजिस्टेंस है जिसका कलर कोड उसने दिया है, उसका कलर कोड है रेड है, ऑरेंज है, फिर ऑरेंज है, फिर सिल्वर है। यानी कलर में लिख लेता हूं। पहला कलर है रेड, फिर ऑरेंज, फिर से ऑरेंज है, फिर सिल्वर, यानी ये लाल है, लाल, नारंगी, फिर नारंगी, ये चांदी कलर। तो मैंने इसके लिए एक नंबर कोडिंग, एक नंबर सिस्टम मैंने लर्न कराया था। तो नंबर सिस्टम था वो रिवाइज करा देता हूँ, देखते हैं कैसे बताया था मैंने। बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये गोल्ड और ये सिल्वर, यानी बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर। तो इसके लिए बताया था मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये था टॉलरेंस 5% का, ये था 10% का, और नो कलर था, ये नो कलर जिसका था 15% टॉलरेंस, 15% टॉलरेंस। तो मैंने ये रिवाइज करा दिया है। तो यहाँ पर है रेड, और बताया था एक क्वेश्चन AB इंटू 10 की पावर x प्लस माइनस टॉलरेंस, प्लस माइनस टॉलरेंस, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था। तो पहली का वैल्यू कौन सी है रेड, रेड क्या है 2, दूसरी पे वैल्यू कितनी है नारंगी 3, तीसरी वाली मैंने बताया था पावर होती है, तीसरी वाला जो कलर होता है वो पावर होता है। तो इंटू तीसरा कलर कौन सा है नारंगी, तो नारंगी 3, चौथा चांदी सिल्वर 10%। तो ये आ गया इसका रेजिस्टेंस, कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3, यानी 23 किलो ओम। इसने पूछा हमसे करंट, इसने पूछा हमसे करंट, तो वोल्टेज कितना हमारा, वोल्टेज दे रखा है 15 वोल्ट। तो लगाओ I इज इक्वल टू V अपॉन R 15 अपॉन 23 किलो ऊपर जाके हो जाएगा माइक्रो, यानी 50.23 मिली, माइक्रो नहीं मिली एम्पियर। डिवाइड कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 2.1 मिली एम्पियर समथिंग आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, डिवाइड कर लेना। तो I इक्वल टू आ गया 2.1 मिली एम्पियर। मेरा ये क्वेश्चन लेने का पर्पज था ये आपको डिवाइड करा देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आइडियल लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रेजिस्टेंस निकाल दिया मैंने, टोटल R कितना आ गया इतना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपके, इसे मैं रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक कंडक्टर रेजिस्टेंस R, एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस R है, इंक्रीज लेंथ
2 टाइम्स, यानी कोई रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध R है, उसकी लेंथ को दोगुना कर दिया गया है, उसकी लेंथ को खींचकर दोगुना कर दिया गया है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू कंडक्टर, तब खींचे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा। खींचे हुए तार, ये कोई वायर है मान लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, अब खींच कर ये 2 टाइम्स कर दिया, तो इसकी लंबाई तो दोगुनी हो गई, लेकिन क्या होगा, इसका जो एरिया है वो आधा हो जाएगा। एरिया मान लें इसका एरिया क्या था A, अब इसका एरिया हो जाएगा A/2। लेंथ थी इसकी L, यहाँ पर थी 2 है, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R डैश, तो R इक्वल टू मैंने बताया था R इक्वल रो L अपॉन A। दूसरी कंडीशन में रेजिस्टेंस R डैश, मटेरियल दोनों का एक है इसलिए ये भी सेम रहेगा। L क्या हो गया 2L, A क्या हो गया A/2, तो R डैश बराबर समीकरण 1 समीकरण 2, तो दोनों का मैं डिवाइड कर दूंगा। R/R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन A डिवाइड रो 2L अपॉन A/2, रो L अपॉन A इंटू A/2 अपॉन रो 2L। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो R कितना दे रखा है R डैश बराबर हो जाएगा L से L, तो ये हो गया 1/2 अपॉन 2, 1/2 अपॉन 2, तो R अपॉन R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो R डैश हो जाएगा 4R, R डैश बराबर हो जाएगा 4R। तो क्या होता है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है ये, तो R न्यू बराबर होता है ओल्ड R इंटू N स्क्वायर। अगर किसी तार की लेंथ 2 टाइम्स हो रही है तो वहाँ पर कंडीशन ये रहेगी, या 3 टाइम्स हो रही है लेंथ बढ़ने पर, ये फॉर्मूला केवल लेंथ इंक्रीज हो रही है, तब लेंथ बढ़ रही है तो उसका एरिया भी उसी के अनुसार कम होगा। तो यहाँ पर क्या था, R न्यू पूछा था, R न्यू कितना बढ़ रही थी 2 टाइम्स स्क्वायर यानी 4R। हम ऐसे भी से निकाल सकते थे, लेकिन मैंने पूरे तरीके से आपको निकाल के दिखाया समझाने के लिए, तो आपके समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं एक बार। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए एक सर्किट दिया है, तो क्वेश्चन का मैं सर्किट यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। सो सर्किट में क्या है, ये यहाँ पर मिस हो गया है, 10 वोल्ट होगा। चलो देखते हैं, 10 वोल्ट होगा यहाँ पर, ये ध्यान नहीं रहा, 10 वोल्ट, 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये R है। हमें यहाँ की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हमें इसका हल निकालना है तो हमें इसकी वोल्टेज पता होनी चाहिए, यानी V = I R, क्योंकि हमें यहाँ पर करंट पता है 2 × R। अगर वोल्टेज पता पड़ जाए, हमें वोल्टेज पता पड़ जाए तो ये निकल जाएगा,
तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से करंट जा रही है कोई आई एम्पियर की, यहाँ 2 एम्पियर निकल गई, तो यहाँ कितनी जाएगी I माइनस 2 एम्पियर। यहाँ से आई मैंने मान ली, यहाँ से निकली करंट आई, ऐसे जा रही है आई में से 2 यहाँ निकल गई, तो इसमें जाएगी I माइनस 2, बाकी की I माइनस 2 ही तो बची, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या करना है अब इसमें हम एक लूप बना लेंगे, एक लूप लगाए थे यहाँ पर, लूप लगा दो, माइनस से प्लस 10, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस 10 इंटू आई, प्लस से माइनस, माइनस 10 आई माइनस 2 इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 आई माइनस 10 आई प्लस 20 इक्वल टू 0। 10 माइनस 20 आई प्लस 20 इक्वल टू 0। 30 माइनस 20 आई इक्वल टू 0। आई बराबर 30/20, यानी आई बराबर हो गया 3/2 बराबर 1.5 एम्पियर। आई निकाल लिया हमने निकाल ली क्या आई। तो इसमें करंट कितनी जाएगी इस वाली करंट में, क्योंकि इसमें करंट, इसमें जो वोल्टेज होगा वही इसमें होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इसमें जो वोल्टेज होगा वो भी इसमें ही होगा। तो इसमें निकाल लेते हैं वोल्टेज, इसमें करंट जाएगी I माइनस 2 यानी 1.5 माइनस 2 माइनस 1.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 या माइनस 1/2। अब माइनस की करंट क्यों आ रही है, ये माइनस करंट इसलिए आ रही है, ये करंट ऐसे ना फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, मैंने ऐसे मानी इसकी डायरेक्शन, पर ऐसे ना होकर ये करंट होगी ऐसे, तो ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस से कोई चक्कर नहीं है। अब वोल्टेज क्या हो गया इसका, वोल्टेज हो गया 10 ओम में, वोल्टेज 10 ओम 1/2 इंटू 10 बराबर -5 वोल्ट। कितना आ गया -5 वोल्ट। तो ये वाला वोल्टेज बराबर ये वाला वोल्टेज होगा, तो इसमें निकालते हैं -5 वोल्ट बराबर 2 इंटू आर। तो आर बराबर हो जाएगा -5/2, आर बराबर हो जाएगा 2.5 ओम। 2.5 ओम अभी माइनस में आ रहा है, रेजिस्टेंस क्या आ रहा है माइनस में, क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से ले लिया है, ये अपनी तरफ से ले लिया है, थोड़ा मैं भूल गया था इसलिए इसलिए ऐसी वैल्यू आ रही है। तो हम माइनस को इसमें छोड़ देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, इसलिए वैल्यू कितनी होगी 2.5 ओम। आपको समझ में आया होगा। बस आप तरीका समझिए, तरीका कि कैसे क्वेश्चनों को अप्रोच किया जाता है, कैसे मैंने किया। मैं यहाँ पर दूसरा तरीका भी लगा सकता था नोडल का, आप उससे क्वेश्चन निकाल के देखना नोडल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 10 वोल्ट 10 ओम 5 ओम 10 ओम 8 ओम 2 ओम। तो इसमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था आपको इस वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालना था आपको, यानी ये वाली करंट जो है कितनी है, आई निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, आई निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे, इसमें
इसके दो तरीके हैं। आप इस पर नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका वोल्टेज तो हमको पता है, इसका वोल्टेज तो हमको पता है 10 वोल्ट है। जो ये वाला वोल्टेज यहाँ पर है, ये वाला वोल्टेज यहाँ पर यानी 10 वोल्ट। और दूसरा तरीका है इसका इक्विवेलेंट। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ, एक बार देखते हैं रीड्रॉ कर कर। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज, तो 10 हो गया, सीरीज 10 हो गया। फिर दोनों आएंगे पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएगा, 10 × 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 5 ओम। तो इसका पूरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा 5 ओम। इसका पूरा कॉम्बिनेशन आ जाएगा 5 ओम। तो मैं 5 ओम लिख लेता हूँ, 5 ओम। इसमें करंट पूछी है आई, 5 ओम, ये 5 ओम। फिर से देखता हूँ मैं, ये 10 हो गया और ये 10, ये 10 तो 10 फिर 5 ओम हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट। मैंने इसका क्या निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 ओम। पहले इसका लगा ला सीरीज 10 और इसके पैरेलल में आ जाएगा 10 यानी 5 ओम आ गया। फिर इसकी सीरीज में आ गया तो 10 और ये इसके पैरेलल 10, तो 10 और 10 पैरेलल में फिर 5 ओम, यानी टोटल इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा टोटल आई इक्वल टू हो जाएगा 10/, क्योंकि 10 वोल्ट है, 10/5, 2 एम्पियर। कितनी आ गई, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है। तो ये कितना हो गया, ये वाली करंट जो इसमें जा रही है वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी। तो ये मैं ऐसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ इसको। ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, यहाँ से आ रही है 2 एम्पियर। जब एक जैसे रेजिस्टेंस होते हैं समान वैल्यू के, तो उनमें जो करंट जाती है आधी आधी जाती है, यानी इसमें जाएगी 1 एम्पियर, इसमें जाएगी 1 एम्पियर। तो इसमें यानी करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर, यानी आई का मान कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यहाँ जा रही है, तो इसमें कितनी जाएगी, इस वाले में मैं इसमें वैल्यू निकाल सकता हूँ आई की। अगर इसमें I2 पूछी होती तो कितनी जाती, क्योंकि इसमें जा रही है आई 1 एम्पियर, कितनी जा रही है 1 एम्पियर, और ये भी 10 है तो आधी आधी जाती, इसमें चली जाती 0.5 एम्पियर। इस वाले रेजिस्टेंस की जाती 0.5 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन किए भी हो जाते हैं। आपको एक बार समझा देता हूँ। पहले मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, सीरीज में पैरेलल में 5 ओम हो गया। फिर इसके सीरीज में आ गया ये 10 हो गया, और 10 और 10 5। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मैंने निकाल दिया इसकी करंट। यहाँ से जो करंट आ रही थी, करंट से यहाँ से आ रही है, ये मैंने लगा लिया था CDR, करंट डिवीजन रूल से, करंट डिवीजन रूल से मैंने लगा लिया था। तो जो यहाँ से टोटल करंट जा रही है इन दो रेजिस्टेंस में, यानी ये भी 10 ये भी 10, तो क्या हो जाएगा, आधी आधी हो जाएगी। निकाल सकते हैं आप I बराबर, इसमें करंट निकालनी है, टोटल करंट है 2, इसमें करंट निकालनी है तो इसके अपोजिट वाला अपन टोटल, तो 20/20 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो कितनी करंट निकाली थी मैंने, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ही आ रही है। अब 1 एम्पियर इसमें आ रही है, अगर इसमें पूछी होती तो आधी इसमें चली जाती, आधी इसमें चली जाती, तो ये हो जाती 0.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ से कितनी आ रही है 1 एम्पियर, तो आधी इसमें जाएगी और आधी इसमें जाएगी, ऐसे ही। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम, आइए इन क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है पहला, तो सर्किट में कह रहा है, इन द सर्किट इफ वन ऑफ द 4 ओम रेजिस्टेंस इज डिस्कनेक्टेड देन व्हाट इफेक्ट ऑन द करंट। यदि इस सर्किट में से इनमें से कोई एक 4 ओम का रेजिस्टेंस में डिस्कनेक्ट कर दूं तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट घटेगी या बढ़ेगी या जीरो हो जाएगी या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो देखते हैं। मान लो पहले मैं पूरे सर्किट का करंट निकालता हूँ। मान लो करंट आई है, तो इसका एक आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 4 ओम पैरेलल में है, तो 4 गुणा 4 2 ओम, ये 2 ओम आ गया, 2 ओम आ गया, 6 2 2 कितना हो गया 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। तो आई हो जाएगा 10/24 V/R से आई बराबर V/R, V है 24, आई है R है 10, 2.4 एम्पियर। करंट कितना हो गया? ये करंट आया तब 2.4 जब हमारा ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट हैं। अगर मैंने एक रेजिस्टेंस को हटा दिया, मान लो मैंने ये सारे रेजिस्टेंस को हटा दिया, तब देखते हैं ये सारे कितने किस में हो जाएंगे? सीरीज में 6 4 10। तो आर इक्विवेलेंट का अब कितना आएगा? अब आर इक्विवेलेंट आएगा 10 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 6 4 10 और 2 12 ओम। तब आई कितनी आएगी? तब आई कितनी आएगी? V/R इक्वल टू 24/12 यानी 2.0 या 2 एम्पियर। तो करंट कितनी आ रही है? जब सर्किट में रेजिस्टेंस दोनों थे तब करंट इतनी आ रही है 2.4। सर्किट में से एक 4 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया तो करंट आ रही है 2 ओम। इसका मतलब है जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी यानी घट जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है, घटेगी, करंट घटेगी। सही में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एन आइडियल करंट सोर्स हैज। मैंने आइडियल करंट सोर्स बताया था, आइडियल करंट सोर्स बताया था। ऐसे हमने डिस्कशन किया था करंट सोर्स का। आई है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें पूछा है ऑप्शन में इसका जीरो इंटरनल कंडक्शन यानी आइडियल करंट सोर्स के बाद कौन सा इनमें से ऑप्शन में सही है? तो जीरो इंटरनल कंडक्टेंस यानी इसका कंडक्टेंस जो है इंटरनल वो जीरो होगा। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा। इनफाइनाइट इंटरनल कंडक्टेंस यानी इसका इंटरनल जो कंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, या इनमें से कोई नहीं। कंडक्टेंस है चालकता, कंडक्टेंस है चालकता, तो हमें चालकता लगानी है। तो हमें पता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस IN होता है इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट आइडियल कंडीशन में, इन आइडियल कंडीशन में इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया तो इसका रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी। हमें लगाना कंडक्टेंस G बराबर होता है चालकता 1/R। तो 1/R बराबर इन्फिनिटी यानी जीरो। किसी में इन्फिनिटी भाग दो क्या आ जाता है? जीरो। तो कंडक्टेंस, इसका इंटरनल कंडक्टेंस कितना हो गया? जीरो। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही है। और जीरो इंटरनल जीरो रेजिस्टेंस होता है किसका? आइडियल वोल्टेज सोर्स का। वोल्टेज सोर्स भी समझा देता हूं। ये ऐसे वोल्टेज सोर्स बनाया था मैंने, RI RL। इसका वोल्टेज सोर्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है तो मतलब ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब हो गया RI इक्वल टू जीरो। तो यानी इसका वैसे कंडक्टेंस लगा लेंगे, इसका G इक्वल टू 1/RI इक्वल टू 1/0 यानी इन्फिनिटी। G बराबर इन्फिनिटी यानी वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल कंडक्टेंस है आइडियली कंडीशन में वो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और करंट सोर्स का क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है आपका थोड़ा इसमें रिवीजन हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है
द करंट इन ए बल्ब इंक्रीज 8%, देन द पावर ऑफ द बल्ब इंक्रीज। यानी कोई बल्ब है उसकी जो करंट है 8% बढ़ रही है, कोई बल्ब है उसकी करंट 8% बढ़ रही है, तो पावर ऑफ द बल्ब, तो पावर में कितनी वृद्धि होगी, तो उसकी पावर में, शक्ति में कितनी वृद्धि होगी, 8%, 16, 18 या 4%। तो देखते हैं, हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है VI, P इक्वल टू क्या होता है VI। तो यहाँ से करंट से रिलेशन लगाने का हमें पता चलता है कि P प्रोपोर्शनल होता है I, P प्रोपोर्शनल होता है I। इसका मतलब है जितनी I बढ़ेगी उतनी ही पावर बढ़ेगी, जितनी I बढ़ेगी उतनी ही पावर बढ़ेगी। तो भाई I कितनी बढ़ रही है, करंट कितनी बढ़ रही है 8%, करंट कितनी बढ़ रही है 8%, करंट कितनी बढ़ रही है 8% बढ़ रही है। तो इसका मतलब पावर भी बढ़ेगी कितनी 8%। तो कितनी बढ़ी पावर 8%, 8%। तो सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है टू बल्ब, दो बल्ब हैं 60 वाट एंड 100 वाट, यानी दो बल्ब 60 वाट के और 100 वाट के हैं। उनके रेजिस्टेंस है R1 और R2 रेस्पेक्टिवली, यानी 60 वाट वाले का R1 है और 100 वाट वाले का R2 है। तो इसमें हमें रिलेशन लिखाना है R1 और R2 में कि R1 बड़ा है R2 से या R2 बड़ा है R1 से, या R1 बड़ा है R2 है, या वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। ये तो होगा नहीं, तो इन तीनों में से हमें देखने हैं। तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। तो यहाँ से मैं पहले वाले रेजिस्टेंस का निकालूंगा, पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालूंगा। एक वोल्टेज मैं मान लेता हूँ, एक वोल्टेज 240 का चल लेना, स्क्वायर अपॉन 100 वाट 220 मान लेते हैं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए इसलिए। 220 इंटू 100 कितना आया, 2020 कैंसिल 484 R1 आया 4814। R2 निकालेंगे 220 स्क्वायर 60, तो ये अपॉन 60। R2 आएगा 806.13 समथिंग इतना आएगा। तो इससे हमें पता पड़ रहा है R1 ग्रेटर देन है R2 से, R1 ग्रेटर देन है R2 से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। इसका मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या होता है। ये तो आपकी समझ में आया होगा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद में, इसका इतना अभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा समझाता हूँ। इस फॉर्मूले से क्या पता पड़ रही है 1/P, यानी जो रेजिस्टेंस से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी P बढ़ेगा तो R घटेगा, यानी P पावर बढ़ेगी तो R रेजिस्टेंस कम होगा। अगर P पावर घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इससे पहले वाला का हमारा जो कितना है वाट 60 वाट है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा क्या ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस वाले से, क्योंकि जिसका वाट कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जिसकी वाट ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि R1 ग्रेटर देन होगा R2 से, क्योंकि R1 वाले जो पहले वाला है उसकी वाटेज 60 है इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसकी 100 है इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपकी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सर्किट है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूँ।
ए बी। तो इसमें पूछा है आर ए बी, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू है सभी की आर 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 आर। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इतने सर्किट को आप ध्यान से देखिए, इतने सर्किट को आप ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, यानी R इंटू आर इक्वल टू R इंटू आर, यानी ये बनना है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बनना है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है। तो इसकी कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें करंट हो जाएगी 0, बीच वाली इसमें करंट हो जाएगी 0, और इसमें करंट 0 का मतलब है ये हो जाएगा ओपन सर्किट, यानी इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। हटाने पर क्या आ जाएगा? सीरीज में आ जाएंगे, सीरीज में कर दो 2R, ये भी सीरीज में आ जाएंगे 2R, ये R ए बी। तो निकाल लो, ये 2R पैरेलल में है तो ये हो जाएंगे 2R इंटू 2R, क्या R आएगा? आधा हो जाता है, जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका आधा हो जाता है, तो लिखाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब ये ए बी, आर आर सेम रेजिस्टेंस है और पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा आर ए बी R/2। कितने रेजिस्टेंस है? 2, तो उनका आधा हो जाएगा। यानी सेम रेजिस्टेंस जितने लगे होते हैं, सेम रेजिस्टेंस जितने होते हैं उतने का उसमें डिवाइड कर देते हैं। यहाँ सेम रेजिस्टेंस 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, सेम रेजिस्टेंस 2 थे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड किया था और आया था R, तो आया था R, तो किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2। सही में आया होगा। इसमें थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, वरना और कुछ नहीं था इसमें। तो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है एट वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट, 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है इस वाले रेजिस्टेंस में करंट आई पूछे इसमें। तो इसमें कोई मेथड आप लगा सकते हो, नोडल एनालिसिस लगा सकते हो, इस नोड की वोल्टेज निकाल सकते हो पहले, या मैथ लगा सकते हो केवीएल लगाकर। तो मैं इसमें केवीएल लगा देता हूँ। मान लो यहाँ से करंट निकली I1 और यहाँ से करंट निकली I2, और यहाँ पर करंट जाएगी I1 प्लस I2, यानी I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। तो लगाते हैं हम, तो करंट ऐसे जा रही है ये वाली, ऐसे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, ये ऐसे जा रही है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये ऐसे जा रही है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी करंट प्लस पर एंटर करती है और माइनस पर लीव करती है। तो ये लूप बनवा लिया मैंने, लूप। तो पहले लूप में लूप बनवा लगाता हूँ मैं केवीएल। तो ऐसे चले, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस 4 I1, और करंट कितनी है? I1 I2 नहीं I2 है माइनस प्लस, प्लस 8 इधर गए, प्लस से माइनस 8 ओम है, प्लस से माइनस 8, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। लूप बन खत्म। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 4 I2 प्लस 8 माइनस 8 I1 माइनस 8 I2 इक्वल टू 0, माइनस 12 I2 माइनस 8 I1 इक्वल टू माइनस 8। माइनस 4 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसमें, माइनस 4 से डिवाइड,
तो क्या हो जाएगा 3i2 प्लस 2i1 इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन 1 डिवाइड किया मैंने -4 से, इसमें ही -4 से होगा, इसमें ही -4 से होगा, तो ये आ गया। अब लगाता हूँ लूप 2 में लगाता हूँ, ऐसे चले i1 है ये, ऐसे चले प्लस से माइनस, तो -6 i1 माइनस प्लस 6 ऐसे गए -8 i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो -6 i1 प्लस 6 -8 i1 -8 i2 इक्वल टू 0। -8 -6 -14 i1 -8 i2 इक्वल टू -6। आगे इसमें -2 से डिवाइड करते हैं, -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 i1 प्लस 4 i2 इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। -2 से डिवाइड किया है इसे, -2 से, तो ये आ गया इक्वेशन, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर i1 और i2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐड करके i की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आप कैलकुलेशन इसको दोनों केसों आप सॉल्व करना, इसके आप कमेंट सेक्शन में इसके आप आंसर देना, मैं देखूंगा। मेन काम था आपका ये KVL लगाना, जो मैंने आपको बताया है। बाकी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं i1 और i2 के। अगला क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्ट इन स्टार, यानी 5 ओम की कोई रेजिस्टेंस है और स्टार में कनेक्ट है। तो डेल्टा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता करना है, यानी स्टार में है। फाइव ओम इसका डेल्टा इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं इसके नीचे एक सर्किट बना देता हूँ, डेल्टा इक्विवेलेंट। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो ये हो गया R12 R13 R23। तो R12 की वैल्यू निकालनी है हमें पता है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर क्या है 5 ओम,5 ओम। तो क्या होता है R12 बराबर R21 बराबर R323 बराबर होता है 3R। क्या होता है 3R बराबर R है, तो क्या होता है 3R। तो 3 × 5 इक्वल टू 15 ओम। अलग अलग होते ये, तो हम पूरा कन्वेंशनल तरीका लगा इसको मान निकालते। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे हम और देखेंगे, अगले टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।